ये जो सस्पेंस थ्रिलर मूवियाँ होती हैं ना, इसमें कोरियन इंडस्ट्री का कोई मुकाबला नहीं। जो आज की मूवी है साउथ कोरियन इंडस्ट्री की एक बहुत बेहतरीन मूवी है। साउथ कोरिया में एक लॉ है जिसके अंडर अगर कोई केस 15 साल से पुराना हो चुका है तो उसे बंद कर दिया जाता है, और अगर इसके बाद क्रिमिनल मिल भी जाए तो उसे पुलिस पकड़ नहीं सकती। ऐसे में डिटेक्टिव एक छोटी लड़की का केस इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन 15 साल तक वो क्रिमिनल को पकड़ ही नहीं पाता। अब उसके पास सिर्फ एक हफ्ता बचा है और उसके बाद वह क्रिमिनल को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि अगर 7 दिन के अंदर क्रिमिनल पकड़ा नहीं गया तो केस अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। डिटेक्टिव और उस लड़की की मां इस केस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। यह सब जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो शुरू करते हैं आज की सस्पेंस थ्रिलर मूवी। मूवी की शुरुआत होती है, हमें पुलिस डिटेक्टिव चैंग को दिखाया जाता है। उसके साथ उसका पार्टनर सैम होता है। दोनों सेरली नामक एक औरत के घर पे जाते हैं, जहां वो कुछ केस फाइल को देखते हैं। दरअसल हुआ ऐसा था कि 15 साल पहले इसकी बेटी लापता हो गई। उस केस को चैंग ने इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन वो क्रिमिनल का पता नहीं लगा पाया, और इस बीच किडनैपर ने सेरली की बेटी का कत्ल कर दिया। 15 साल के बाद चैंग सेरली से मिल रहा होता है, लेकिन इतने सालों में सेरली ने कई एविडेंस इकट्ठे किए होते हैं, जिनमें एक टेप भी होता है। सेरली उसे प्ले करती है, उसमें बच्ची की चीख सुनाई देती है। वह तुरंत टेप निकाल देता है। अब सेरली चैंग से पूछती है, मेरे बेटी की केस में कुछ पता चला क्या? पर चैंग कुछ नहीं बोल पाता। अब सैम बोलता है, हमारे देश के कानून के अनुसार अगर 15 साल के अंदर कातिल पकड़ा नहीं गया तो उसे केस को बंद करना पड़ेगा, और उसके बाद हम उस क्रिमिनल को पकड़ भी नहीं सकते। और आपकी बेटी के केस में 15 साल होने में सिर्फ 7 दिन बचे हैं। अगर 7 दिन के अंदर हमें वो कातिल नहीं मिला तो यह केस भी बंद हो जाएगा। यह सुनकर सेरली चौंक जाती है और बोलती है, यह कैसा अन्याय है। ऐसा कहकर वो सारी फाइलें इनके सामने रखती है और बोलती है, यह एविडेंस नहीं है तो यह क्या है? जल्दी क्रिमिनल का पता लगाओ और उसे अरेस्ट करो। पर दिक्कत ये होती है, इन फाइलों में कोई ठोस क्लूज नहीं होते जिससे वो कातिल को पकड़ पाए। चैंग और सैम भी सेरली को सॉरी बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। पीछे से सेरली विनती करती है इनसे, प्लीज़ सर, मेरी बेटी के कातिल को पकड़ लीजिए। आपने उस दिन प्रॉमिस किया था कि आप मेरी बेटी को न्याय दिलाएंगे। चैंग भी अंदर ही अंदर बहुत दुखी होता है। वहाँ से वो सीधे हाईवे पे आता है जहाँ पर सेरली की बेटी की मौत हुई थी। उस जगह पर कोई गुलदस्ता रख के गया था। उसे लगता है शायद सेरली ने अपनी बेटी की याद में यह गुलदस्ता रखा होगा। वह सेरली से कॉल करके पूछता है। सेरली बोलती है, मैंने तो उस मनुष्य जगह पर जाना ही छोड़ दिया है। मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी जहाँ मेरी बेटी की मौत हुई है। अब चैंग सोचने लगता है, आखिर यह गुलदस्ता किसने रखा? वह सोचता है कहीं यह गुलदस्ता कातिल तो रख के नहीं गया है। फूल जरा मुरझाए हुए होते हैं। चैंग को लगता है कि यह फूल 10 से 15 घंटे पहले रखे हुए होंगे। तो चैंग वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरास को देखने लगता है और उसका फुटेज चेक करने लगता है। रात के ठीक 1:15 पर एक आदमी जंगल से निकलकर हाईवे पर आता है और गुलदस्ता रखकर चला जाता है, पर उसका फेस कैमरे पर बहुत ब्लर आ रहा होता है। अब चैंग को लगता है वह जो भी है वह मुझे चैलेंज कर रहा है, और ये भी कह रहा है कि ये लो, मैं कैमरे में भी आ गया, अब मुझे पकड़ लो। अब चैंग सैम को लेकर उसी रात उस जंगल में जाता है। उसे लगता है कातिल ने यहीं कहीं अपनी गाड़ी रोक कर रखी होगी और पैदल चलकर ही वह हाईवे पर आया होगा। और जैसे उन्हें उम्मीद थी, जंगल पे उन्हें टायर के निशान मिल जाते हैं और वह उसके पैटर्न की फोटो ले लेते हैं। अब चैंग गैस करता है, वह यहाँ गाड़ी छोड़कर हाईवे पर गया और वह फूल रखने हाईवे पे गया और यहाँ से गाड़ी निकालकर इस रास्ते पर गया होगा, क्योंकि इस साइड को सीसीटीवी कैमरा कवर नहीं करता, यानी यह एक ब्लाइंड स्पॉट है। चैंग कहता है उसका इमेज सीसीटीवी पर ठीक 1:15 पर कैद हुआ था। अगर वो पैदल उस रास्ते पर चला होगा तो वह इस ब्लाइंड स्पॉट पर 1:45 पर पहुंचा होगा। अब हमें बस ये पता लगाना है कि उस 10 मिनट में इस बीच से कौन सी गाड़ियां गुजरी थी। फिर वो अपनी खोज शुरू करते हैं। उन्हें एक ऐसी गाड़ी दिखती है। उन्हें एक गाड़ी के डैश कैमरा में एक गाड़ी नज़र आती है जो ठीक 1:40 में वहाँ से गुजरी थी, पर प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें लाइसेंस प्लेट नंबर नहीं होता। पॉसिबिलिटी है कि यह जरूर उस कातिल की कार होगी, पर प्रॉब्लम यह है कि अब बिना नंबर की गाड़ी को ढूंढे कैसे। चैंग बार बार उस वीडियो फुटेज को देखता है तो उसे गाड़ी की विंडशील्ड पर एक स्टिकर चिपका हुआ दिखता है। चैंग फिर ऐसे स्टिकर वाली कार को तलाशने लगता है
और एक दिन उसे वैसी ही कार दिख जाती है जैसी उसने सीसीटीवी फुटेज में देखी थी। पर प्रॉब्लम यह है कि इस कार का लाइसेंस प्लेट नंबर है, पर चैंग को फिर भी शक होता है उस पर। अब वह इस कार के टायर पैटर्न को कातिल के टायर पैटर्न से मिलाता है तो वह एकदम मैच हो जाती हैं और इस कार की विंडशील्ड पर वैसा ही स्टिकर भी चिपका होता है। अब चैंग आसपास देखता है आखिर यह कार है किसकी। तभी एक आदमी चैंग को देखकर चुपचाप वहां से चला जाता है। बारिश हो रही थी तो उस कातिल ने शायद छतरी पकड़ी हुई थी, लेकिन उस भीड़ में कातिल कहीं गुम हो जाता है। अब चैंग इधर उधर देखता है तो वह रेस्टोरेंट में एक आदमी को देखता है जो काले कपड़ों में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और न्यूज़पेपर से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। चैंग जैसे ही आगे बढ़ता है वह वेट्रेस को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। चैंग भी तुरंत उसके पीछे भागता है। चैंग को उसका पीछा करते हुए शर्ली उसे देखती है और समझ जाती है कि वह यही कातिल है और चैंग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चैंग की किस्मत खराब होती है। कातिल अपनी कार लेकर वहां से भाग जाता है। बेचारा चैंग मायूस हुआ होता है कि 15 साल हो गए हैं और वो अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। पर शर्ली उसे कहती है अभी भी 15 साल पूरे नहीं हुए हैं, 2 घंटे अभी भी बचे हुए हैं, और बोलती है अब हम लाइसेंस प्लेट नंबर से उस कार को ट्रेस कर सकते हैं। चैंग उसे बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो लाइसेंस प्लेट नंबर फेक है, और बोलता है मैं सच में इस केस में फेल हो गया हूँ। यह सुनकर शर्ली बहुत दुखी होती है और सोचती है कि मेरी बेटी को न्याय कैसे मिलेगा। चैंग केस के सारे एविडेंस को जला देता है जिसमें कातिल की ड्राइंग भी होती है। तब उसे शर्ली का कॉल आता है और बोलती है मुझे कुछ लोगों पर शक है, मैं आपको उनके नाम बताऊंगी, मुझे बस उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, हम कातिल को जरूर पकड़ पाएंगे। पर चैंग तो गिव अप कर चुका था और शर्ली का मैसेज इग्नोर कर देता है। अगले दिन कातिल एक छोटे लड़के को अपना टारगेट चुन चुका होता है और वह उसको फॉलो कर रहा होता है, लेकिन उस बच्चे को कुछ शक होता है तो वो घबराकर जोर से मम्मी मम्मी चिल्लाने लगता है। कातिल उसका पीछा करता है, लेकिन इतने में वह अपने घर पहुंच जाता है और कातिल को फिर खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब वह इस लड़के को किडनैप करने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि वह अब फंस सकता है, इसलिए वह अपना एक नया टारगेट फिक्स कर लेता है। एक बुजुर्ग अपनी पोती के साथ मजे से खेल रहा होता है। तभी घर के अंदर फ़ोन रिंग करता है। बुजुर्ग फ़ोन उठाने जाता है तो कॉल ही कट हो जाती है। वह जैसे ही बाहर आने वाला होता है फिर से फ़ोन रिंग करता है। वह तुरंत कॉल पिक कर लेता है, लेकिन फिर फ़ोन कट जाता है। अब बुजुर्ग बाहर आकर देखता है तो पार्क में उसकी पोती होती ही नहीं। अब वह बुजुर्ग आदमी पुलिस में कंप्लेन करता है, मेरी पोती अचानक से कहीं लापता हो गई है। पुलिस उसके घर में कैमरा और कॉल ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर बैठे होते हैं ताकि किडनैपर फिरौती के लिए कॉल करें तो उससे ट्रेस कर सकें। अब एंथनी फिर से पार्क में जाता है। तभी वहाँ एक फ़ोन रिंग होता है जो झाड़ियों के बीच रखा होता है। एंथनी उस कॉल को पिक करता है तो उसमें उसे उसकी पोती की चीख सुनाई पड़ती है। फिर वह अंदर बैठे पुलिस को इशारा करता है, किडनैपर कॉल कर रहा है, पर वह उस कॉल को ट्रेस करने में पूरी तरह चूक जाते हैं। फिर किडनैपर कहता है कि तुम्हारी पोती मेरे पास है। अब किडनैपर बच्चे की मां को कॉल करता है। पुलिस फिर उस कॉल को ट्रेस करने लगती है। किडनैपर किम से कहता है कि मुझे $50,000 दे दो, मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर पुलिस को पता चला तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। किम रोते हुए कहती है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर का मोबाइल नीचे गिरता है और किडनैपर समझ जाता है वहाँ पुलिस है और उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है, और तुरंत उस लोकेशन को छोड़कर चला जाता है। इधर किम डर के मारे बेहोश हो जाती है। तब हमें पता चलता है किम एक हार्ट पेशेंट है और कुछ साल पहले उसका ऑपरेशन भी हुआ है। इतने में वो किडनैपर का लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं और वहाँ पहुँचते भी हैं, पर किडनैपर तो वहाँ से फरार हो चुका है। तभी उन्हें वहाँ एक सिगरेट का टुकड़ा मिलता है जिसे वो एविडेंस के रूप में रख लेते हैं। अब यहाँ कहानी जाती है फ्लैशबैक में। चैंग शर्ली को बताने को जाता है कि तुम्हारे केस को अब 15 साल हो चुके हैं, अब केस बंद हो जाएगा क्योंकि हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अब शर्ली अगले दिन उस रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ से बारिश के दिन वह कातिल भागा था। शर्ली रेस्टोरेंट वाले को कहती है, बारिश के दिन यहाँ से एक आदमी भागा था, क्या तुमने उसे देखा था? वो कहता है, मैंने उसे नहीं देखा था। वो उस टेबल पर जाती है तो वहाँ पर उसकी छतरी रखी होती है। शर्ली उसे उठाकर देखती है तो उस पर एक बैंक का नाम लिखा होता है। वह उस बैंक में जाकर पूछती है कि आप इस
प्रकार की छतियाँ किन को देती हैं। वो कहते हैं कि हम ये तो अपने वीआईपी कस्टमर को देते हैं। सैली कहती है क्या आप मेरे को उनके नाम दे सकते हैं, लेकिन वह इनकार कर देते हैं। वह कहते हैं कि कस्टमर की इन्फॉर्मेशन किसी और को देना इल्लीगल है। सैली भले ही अपने देश के कानून को न जानती हो, लेकिन वह इतना जानती है कि पैसा किसी भी इल्लीगल काम को करवा सकता है। सैली उसे कुछ पैसे देती है तो अगले कुछ ही देर में उसके हाथ में वो वीआईपी लोगों की लिस्ट होती है। सैली ने इसी बारे में चैंग को कॉल करके उस दिन बताया था, लेकिन उस दिन चैंग ने उसका फ़ोन उठाया ही नहीं। फिर सैली ने चैंग को वॉइस मैसेज भेजा था। फिर चैंग ने वो वॉइस मैसेज सुना और सैली कहती है मुझे कुछ लोगों पर शक है, आप मुझे बस उन लोगों की इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। लेकिन तब भी चैंग ने उसे इग्नोर कर दिया था, पर सैली ने गिव अप नहीं किया था। आखिर माँ जो ठहरी, अब वह एक एक करके उन वीआईपी लोगों के घरों में जाना स्टार्ट करती है जो उस लिस्ट में थे। सैली एक जगह जाती है, वहाँ एक पुराना घर होता है। वहाँ कैलेंडर पर हर डेट पर क्रॉस लगा होता है और सैली के बेटी की मौत को जिस दिन 15 साल पूरे होते हैं उस पर सर्कल किया होता है। सैली समझ जाती है कि यही है उस कातिल का घर। तभी कोई दरवाजे पे आता है, पर वह अंदर नहीं आता, वहाँ से सीधे चला जाता है और इस बारे में सैली चैंग को कुछ नहीं बताती। अब हमें पुलिस वालों को दिखाया जाता है। वह एंथनी की बेटी को जल्द से जल्द ढूंढना चाहती है क्योंकि किम हार्ट की पेशेंट है। यहाँ कातिल एक ट्रक चला रहा होता है और उस ट्रक के अंदर एक बॉक्स होता है और इसी बॉक्स में उसने एंथनी की पोती को बंद किया होता है। रास्ते में एक पुलिस कार आती है, लेकिन कातिल बिना टेंशन के आराम से चल रहा होता है। अचानक बॉक्स के अंदर से बच्ची आवाज़ करने लगती है। कातिल ट्रक को तुरंत एक सुनसान रास्ते में ले जाता है ताकि पुलिस उसकी आवाज़ ना सुन सके। अब वह बॉक्स खोलता है तो बच्ची बचने की कोशिश करती है, लेकिन कातिल उसका मुंह पकड़कर उसकी मुंह पर टेप लगा देता है। यहाँ घर पर किम किडनैपर के कॉल का इंतजार कर रही होती है। किडनैपर कॉल करता है तो किम बोलती है मुझे पहले अपनी बेटी से बात करनी है, प्लीज़ उसे फ़ोन दे दो। किडनैपर कहता है थोड़ी देर में तुम्हारे घर के बाहर एक गार्बेज ट्रक आएगा, उसमें चेक करो और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी बेटी ठीक है। बेचारी किम दौड़कर बाहर आती है और उस कचरे के ट्रक में ढूंढने लगती है। वहाँ उसमें उसको अपनी बेटी की एक तस्वीर मिलती है जो किसी घर पर खड़ी हुई है। अब किम की जान में जान आती है कि उसकी बेटी ठीक है। पुलिस उस फोटो को बैकग्राउंड चेक करती है कि कहीं उसमें कुछ क्ल्यू तो नहीं है और वह समझ जाते हैं यह 15 साल पहले हुई किडनैपिंग से हूबहू मैच करता है। अब वह चैंग से मिलते हैं। चैंग बताता है 15 साल पहले भी उसने इसी तरह गार्बेज ट्रक में एक फ़ोटो भेजा था, मतलब 15 साल बाद फिर से उस किडनैपर ने एक और किडनैप कर दिया है और उस बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। तब उसे याद आता है कि उस दिन बारिश के कारण जो एविडेंस जला दिए थे मैंने, वो बारिश की वजह से पूरे नहीं जले थे। पुलिस ऑफिसर उस चैंग से पूछता है क्या हम उसे पैसे देंगे तो क्या वह बच्ची को छोड़ देगा। चैंग कहता है नहीं, 15 साल पहले हमें भी ऐसा ही लगा था। सैली 15 साल पहले एक बैग में पैसे रख के उसकी बताई हुई जगह पर भी गई और वह बैग रख के चले गई। हम उस बैग पर नज़र रखे हुए थे। तब एक ट्रेन आई, उसमें मिलिट्री के कई लोग आए और हमने उस बैग को मिस कर दिया और उसने बड़ी सातरी से उस जगह से वह बैग उठाया और वहाँ पर नकली नोटों वाला बैग रख के चला गया। तो पुलिस ऑफिसर पूछता है कि वो 15 साल बाद उसी मेथड से किडनैपिंग क्यों कर रहा है। चैंग कहता है जाहिर है वो पुलिस डिपार्टमेंट पर हंस रहा है कि वह कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें चैलेंज कर रहा है। अब पुलिस ऑफिसर ये सारी बातें अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है जो किम के घर पर है। तभी किम को आता है किडनैपर का कॉल। वो कहता है कि आज दोपहर को $50,000 का बैग रेलवे स्टेशन पर रख दो। सीनियर ऑफिसर चौंक जाता है कि ये तो एग्जैक्टली वही बोल रहा है जो चैंग ने कहा था। इसी बीच चैंग दौड़कर उससे पहले वाले स्टेशन पर जाकर ट्रेन में चढ़ जाता है जो किडनैपर ने बताया था। चैंग को लगता है कि वह 15 साल पहले मिलिट्री वालों के साथ आया था। मेन डोर से तो वह निकला नहीं होगा, जरूर वह रेलवे ट्रैक से भागकर ही बाहर निकला होगा। चैंग और सैम भी ट्रेन से उतरकर उसका ट्रैक पे वेट करते हैं। अब वह देखते हैं कि मिलिट्री यूनिफॉर्म में एक आदमी वहां से भाग रहा होता है। चैंग और सैम उसका पीछा करते हैं और वह किडनैपर दीवार के पार उस बैग को फेंक देता है। चैंग और सैम आखिरकार उस आदमी को पकड़ लेते हैं और चैंग जैसे ही उसका चेहरा देखता है उसे शॉक लगता है क्योंकि ये और कोई नहीं, ये तो एंथनी है।
अब एंथनी बताता है उस दिन जब पुलिस वाले उसके घर में किडनैपर का कॉल ट्रेस कर रहे होते, एंथनी अचानक उस पार्क से गायब हो जाता है। दरअसल किडनैपर ने एंथनी को कॉल करके कहा था कि तुम्हारी पोती मेरे पास है। फिर एंथनी को उसने एक जगह पर बुलाया जहाँ पर एक सेट था। जैसे ही एंथनी अंदर जाता है तो वो दरवाज़ा बाहर से बंद हो जाता है। बड़ी कोशिश के बाद दरवाज़ा खुला। जब वो बाहर आता है तो उसकी कार पर एक लेटर रखा होता है। उसमें लिखा होता है अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो रेलवे स्टेशन से वो पैसों का बैग उठाकर ले आओ। और एंथनी कहता है इसीलिए मैं उस बैग को उठाकर भाग रहा था और मैंने बैग को दीवार के उस तरफ फेंक दिया था। पर पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि पुलिस को फोन बूथ के पास जो सिगरेट का टुकड़ा मिला था उस पर एंथनी के फिंगरप्रिंट्स थे और किडनैपर ने जो कॉल किए थे वह वॉइस एंथनी की वॉइस से मैच हो रही थी। और इतना ही नहीं, एंथनी ने अपनी पोती के किडनैपिंग के कई देर बाद पुलिस को कॉल किया था। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस को यकीन है कि एंथनी ही किडनैपर है, लेकिन चैंग को नहीं लगता कि एंथनी किडनैपर है। अगर वह किडनैपर है तो उसने पैसों के बैग को दीवार के उस तरफ क्यों फेंका? वह उसे लेके बच निकल सकता था। यही नहीं, 15 साल पहले जैसे उसने किडनैप किया था वह उसी तरह से दोबारा नहीं कर सकता था क्योंकि उसे पता होगा कि वह पकड़ा जा सकता है। पर सवाल ये भी है कि एंथनी के फिंगरप्रिंट्स वाला वह सिगरेट वो टेलीफोन बूथ पर कहाँ से आ गया और उस बूथ के अंदर एंथनी के फिंगरप्रिंट्स और कहीं भी नहीं है। ये भी सोचने वाली बात है। अगर वो एंथनी होता तो उसने सिगरेट पीने वक्त भी ग्लव्स पहने होते, तो ऐसे में सिगरेट पर उसके फिंगरप्रिंट कैसे आ सकते हैं? चैंग को लगता है कि एंथनी को फंसाने के लिए कातिल ने यह पूरी सेटिंग की है। पुलिस कहती है कि सारे एविडेंस एंथनी के खिलाफ हैं। पुलिस कहती है एंथनी की पोती के फोटो में जो बैकग्राउंड है वह एंथनी के पुराने हाउस के बैकग्राउंड से मैच करता है। मतलब एंथनी ने उस बच्ची को वही रखा था। ऊपर से अभी तक वो बच्ची हमें मिली नहीं है। अब यह केस और पेचीदा हो चुका है। अब चैंग रिसेंट हुई किडनैपिंग की ऑडियो कॉल्स और सैरली की बेटी के टाइम पर हुई ऑडियो कॉल्स की बातों को मैच करता है और स्पेशलिस्ट बताता है कि यह दोनों ऑडियो एक ही लड़के की हैं। स्पेशलिस्ट बताता है कि 15 साल पहले का ऑडियो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जो रिसेंट वाला ऑडियो है वह उतना क्लियर नहीं है। वह कहता है कि हो सकता है कातिल वही 15 साल पुराने वाला ऑडियो टेप रिकॉर्ड करके चला रहा होगा क्योंकि नई ऑडियो में कातिल की आवाज़ क्लियर नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में जो गाड़ियों की आवाज़ है वह सेम है। अब चैंग समझ जाता है कि कातिल वह पुराना 15 साल वाला ऑडियो यूज कर रहा है, लेकिन जब उसने उसे प्ले करके रिकॉर्डिंग की होगी तो उसमें आसपास की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही हैं और ये रिकॉर्डिंग सैरली के पास भी है। अब चैंग सोचता है शायद कातिल और सैरली का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ये जानकर चैंग सैरली के घर जाता है तो वहाँ सैरली के साथ एंथनी की पोती होती है। यह देखकर चैंग का सर चकराने लगता है। वह सैरली से पूछता है क्या तुम्ही ने उस बच्ची को किडनैप किया था? सैरली बताती है मैंने जो बैंक से वीआईपी गेस्ट की जो लिस्ट ली थी उसमें एक घर कातिल का भी था। कातिल रोज कैलेंडर में मार्क कर रहा होता है कि कब 15 साल पूरे होंगे और वह कब निश्चित होकर अपनी लाइफ जिएगा। और वह जान चुकी थी यह एंथनी का पुराना घर है। तब एंथनी वहां आया था। सैरली उसे चाकू मारने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी, पर एंथनी अंदर नहीं आया। फिर सैरली ने देखा कि एंथनी अपनी बेटी और पोती के साथ बहुत खुश है। वह इस बात को सहन नहीं कर पाई कि जिस कातिल ने मेरी बेटी को मारा और वह अपने परिवार के साथ इतना खुश है। तब उसने एंथनी की बेटी को किडनैप करने का प्लान बनाया और उसमें वह सफल भी हुई। उसने इस किडनैपिंग को बिल्कुल वैसे ही किया जैसे 15 साल पहले उसकी बेटी का किडनैप हुआ था। उसने एंथनी के पोती की आवाज़ भी रिकॉर्ड कर ली और उसे एंथनी के पुराने घर पर ले गई। वहाँ उसने उसकी फ़ोटो खींची और उसे गार्बेज ट्रक में रख कर एंथनी के घर भेजा। और फिर उसने एंथनी के लिए एक लेटर लिखा और रेलवे स्टेशन से पैसों का बैग तुम लेके आओगे और तब जाकर तुम्हारी पोती तुम्हें मिलेगी। और फिर मैंने जानबूझकर पब्लिक बूथ के पास एंथनी की सिगरेट रखी थी ताकि पुलिस को उसी पर शक हो और एंथनी को उसके 15 साल पुराने क्राइम की सजा मिले। ये सारी बातें सुनकर चैंग सैरली पर गुस्सा होता है कि तुम यह क्या कर रही हो? एंथनी के गलती की सजा तुम इस बच्ची को क्यों दे रही हो? तुम इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसे सही सलामत इसके परिवार के पास पहुंचा दूंगा। पर सैरली चैंग से विनती करती है कि अगर इसे वापस ले गए तो
एंथनी पर लगा इल्ज़ाम मिट जाएगा और उसे मेरी बेटी के कत्ल की सज़ा नहीं मिलेगी। उसे कम से कम 10 से 15 साल से जेल में सज़ा काटने दो और तब तक यह बच्ची मेरे साथ ही रहेगी। चैंग उससे वादा करता है कि तुम इस बच्ची को मेरे साथ भेजो, मैं उस एंथनी को सज़ा ज़रूर दिलाकर रहूँगा। और फिर जाता है चैंग एंथनी से मिलने। वह पूछता है कि तुमने अपनी पोती को किडनैप क्यों किया। एंथनी कहता है मैंने उसे किडनैप नहीं किया है। चैंग उससे कहता है कि 15 साल पहले तुमने सैली की बेटी को किडनैप करके उसे क्यों मार डाला। और यह सुनकर एंथनी बौखला जाता है। चैंग कहता है अब तुम्हारी उस गलती की सज़ा तुम्हारी बेटी और पोती भुगतेंगे। तुम चुपचाप बहुत पुराना क्राइम कबूल कर लो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी पोती को सही सलामत उसकी माँ के पहुँचा दूंगा। अब एंथनी बताता है कि 15 साल पहले उसने सरली की बेटी का किडनैप क्यों किया। एंथनी की बेटी यानी किम एक हार्ट पेशेंट है और उसके ऑपरेशन के लिए उसे $50,000 की आवश्यकता थी। तब मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो मैंने सैली की बेटी को किडनैप करके उससे यह पैसे मांगे थे। और उस समय तुम्हारे कहने पर सैली ने उस बैग पर नकली नोट रखे थे और बैग को रेलवे स्टेशन पर रख दिया। और जब मैंने वह बैग देखा और मुझे पता चला नकली नोट है तो मैं चिढ़ गया था और मैंने सैली को धमकाया कि असली नोट नहीं दोगी तो अपनी बेटी को भूल जाओ। सैली और रिस्क नहीं लेना चाहती थी और वह पैसे लेके एंथनी के पास गई और एंथनी उससे बोलता है एक प्लास्टिक कवर से अपना फेस कवर कर लो और सैली वैसा ही करती है। और एंथनी सैली की बेटी को लेकर वहां आता है और गाड़ी को हाईवे के पास वाले जंगल पर रोकता है। जब वह सैली की बेटी को वहां से निकालने की कोशिश करता है तो वह उस पर हमला करके वहां से भागने लगती है और एंथनी भी उसके पीछे पीछे भागता है। बच्ची एक चट्टान पर चढ़ने लगती है। बदकिस्मती से वह अंधेरे में नहीं देख पाती और चट्टान के किनारे पर पहुंच जाती है और वह वहां से गिरकर नीचे हाईवे पे पहुंच जाती है। उस समय सैली के कहने पर चैंग सीधे आ रहा होता है और बच्ची सीधे उसी के सामने गिरती है। चैंग चौंक कर कार को दूसरी तरफ घुमाता है और उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और सैली अपनी बेटी की लाश को हाथ में लेकर फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन इसी बीच एंथनी सैली की गाड़ी से पैसे निकालकर वहां से चला जाता है और फिर वह अपनी बेटी किम का हार्ट का ऑपरेशन कर पाता है और अपनी बेटी और पोती के साथ खुश रहने लग जाता है। पर उसे पछतावा भी होता है कि वह एक छोटी बच्ची की मौत का कारण बना। इसलिए हाईवे पर वह उस बच्ची की याद में वह गुलदस्ता छोड़ता है। लेकिन उसी गुलदस्ते की वजह से चैंग और सैली की इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू होती है और अब एंथनी फंस चुका था। एंथनी के रिकॉर्डेड स्टेटमेंट की वजह से उसे जेल की सज़ा सुनाई जाती है। फिर चैंग किम को उसकी बेटी लौटा देता है। दूसरी ओर सैली एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बेटी से कहती है मैं तुम्हें न्याय दिलाने में सफल रही। यह कहकर वह उस पेड़ से लिपट जाती है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।